Hello everyone. In this video, we'll discuss the second part of chapter 2 political science, which is the end of bipolarity. तो जो first topic हम discuss करेंगे, that is the causes of disintegration of USSR. That is, वो कौन से reasons रहे that Soviet Union came to an end. So I've broadly divided the causes into 6 subheads. सबसे पहले हम discuss करेंगे economic weakness. Then we'll talk about political unaccountability. Thirdly, we have absence of rights. Fourth, we have dominance of Russia. Fifth, we'll talk about Gorbachev's reforms. And sixth, very important part, which is rise of nationalism. So one of the major cause of this disintegration of USSR was the economic weakness of the system. तो जब हमने यूएसएसआर की इकोनॉमी के फीचर्स डिस्कस किए थे वी सॉ दैट इनिशियली जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी दैट वाज वेरी गुड हाउएवर 1970s तक आते आते द सिचुएशन वर्सनड तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था दैट वाज हाई मिलिट्री स्पेंडिंग तो यूएसएसआर बहुत ज़्यादा स्पेंड करता था इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री तो सबसे पहली बात यूएसएसआर वाज इन्वॉल्व्ड इन आर्म्स रेस विद यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर दैट इज़ वो वेपन्स को स्टॉकपाइल करते थे इन केस अ वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएस तो उनकी इकोनॉमी का जो काफ़ी मेजर शेयर होता था दैट वेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड आर्म्स सेकेंड ऑफ ऑल यूएसएसआर यूज टू इंटरवीन इन अदर कंट्रीज तो जहाँ पे भी सोवियत यूनियन को लगता था दैट द कम्युनिस्ट रूल इज़ अंडर थ्रेट दे यूज टू इंटरवीन इन दैट कंट्री इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट गॉर्बाचेव्स रिफॉर्म्स अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज वर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड फॉर मेंटेनिंग मिलिट्री तो देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स तो जो गुड्स लोगों को एक्चुअल में चाहिए थे इन ऑर्डर टू सर्वाइव द बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज Another important reason of economic weakness was that USSR comprised of 15 republics. तो इन 15 republics की मेंटेनेंस के लिए भी पैसा चाहिए होता था स्पेसिफिकली जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी दे वर इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो इनकी मेंटेनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मनी वॉज रिक्वायर्ड देन इन द केस ऑफ यूरोपियन सैटेलाइट स्टेट्स बेसिकली वो कंट्रीज़ होती हैं जो फॉर्मली तो इंडिपेंडेंट होती हैं हाउएवर दे आर अंडर हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर कंट्री तो ऑल दो ये जो यूरोपियन सैटेलाइट स्टेट्स थी ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं थी एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हाउएवर इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रगल्स होती थी बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर तो इन स्ट्रगल्स को दबाने के लिए इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सप्रेस करने के लिए यूएसएसआर यूज टू इंटरवीन इन दीज कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ लॉट ऑफ मनी यूज टू गो इन द मेंटेनेंस ऑफ दीज स्टेट्स तो देखा जाए बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस यूएसएसआर वाज अंडर अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन और वो इस बर्डन को मीट नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ विच द इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर बिकेम स्टैग्नेट and as a result facilitated in the disintegration of USSR. Now let's move on to the next point which is political unaccountability. तो accountability का मतलब होता है that you are answerable for what you do. However, in case of USSR, as we've already discussed, जो government थी that was authoritarian. Which means that government को जो सही लगता था government वही करती थी which is to say that the government was unaccountable. In the case of USSR, there was a single party rule और ये single party थी the Communist Party. तो कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल किया फॉर ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 70 years एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट यूएसएसआर में देयर वाज नो ऑपोजिशन अलाउड किसी और पार्टी को उन्होंने आने भी नहीं दिया था टू कंटेस्ट इलेक्शंस अब नाउ वी नो दैट पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली तो अगर किसी एक अथॉरिटी को इतनी देर के लिए पावर मिलेगी दैट इज़ अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगी तो एक नेचुरल आउटकम होगा दैट द रिजीम और द रूल वुड बी एन ऑपरेसिव वन तो यूएसएसआर के केस में भी यही था अब बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर देयर वॉज वाइड स्प्रेड करप्शन नेपोटिज्म
and lack of transparency. And because of all these reasons, जो वहाँ पे लोग थे, they did not identify with the system. दैट इज़ क्योंकि जो सिस्टम था वो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलता था विदाउट पेइंग हीड टू द इंटरेस्ट ऑफ पीपल. लोगों को लगता था दैट ये जो सिस्टम है दिस इज़ नॉट फॉर आवर बेनिफिट. सो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनअकाउंटेबिलिटी एंड इकोनॉमिक वीकनेस जो यूएसएसआर का सिस्टम था दैट बिकेम इंटरनली वीक. अब बिकॉज जो रूल था वो अथॉरिटेरियन था तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट देयर वाज लैक ऑफ और एब्सेंस ऑफ राइट्स. तो लोगों के पास इम्पॉर्टेंट राइट्स नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल द फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विच मीन्स कि अगर लोग यूएसएसआर की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करना भी चाहते थे तो उनके पास वो राइट भी नहीं था. सो बिकॉज ऑफ दीज एब्सेंस ऑफ राइट्स जो सोशल अनरेस्ट था कंट्री में वो और ज़्यादा बढ़ गया था. Then the fourth point which we have is the dominance of Russia. So as we've already discussed in the first video, that although on paper USSR comprised of 15 republics, however actually Russia was the only power which was exerting influence. तो because of this dominance of Russia, जो USSR के बाकी republics थे, particularly जो European states थी, they wanted to break away from USSR. Now let's move on to the next cause of disintegration of USSR, which is the reforms which were introduced by Gorbachev. तो Gorbachev 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना. हमने इसके बारे में डिस्कस किया था when we talked about Gorbachev and disintegration. We also discussed about the reforms which were introduced by him. तो अब let's briefly talk about Perestroika and Glasnost again. So Gorbachev decided to introduce reforms in the system. अब one thing to note here is that जब गॉर्बाचेव ने डिसाइड किया कि रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे वो इसलिए नहीं किया था दैट अल्टीमेटली यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो जाए, बट ही वांटेड टू क्योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटीज ऑफ द सोवियत यूनियन. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट ऑन दी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक लेवल जो यूएसएसआर था उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी. सो इन ऑर्डर to bring USSR at par with US, Gorbachev decided to introduce these reforms. तो सबसे पहले he decided to introduce Perestroika, which is restructuring. तो this meant कि जो system है उसे democratize किया जाएगा and जो economy है उसे open up किया जाएगा. तो because of these reasons जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका जो कंट्रोल था वो weaken हो गया. Then he also introduced the policy of Glasnost, which is openness. So we've already seen that USSR जो था that was an authoritarian regime. However, Gorbachev ने decide किया कि वो government में transparency introduce करेगा and ensure करेगा that people are given certain basic rights. तो अब इससे हुआ क्या? Because of transparency and because of these rights, जो लोग पहले इस impression में थे that Soviet state is the best, they came to know that Soviet Union lags far behind the West. तो उन्हें पता चल गया that their system was extremely corrupt and backward and they wanted this to end. Another important thing is that Gorbachev decided to end the Brezhnev Doctrine. The Brezhnev Doctrine was named after Leonid Brezhnev, who was the former ruler of USSR. तो वो यही डॉक्ट्रिन थी जिसके अंडर यूएसएसआर यूज्ड टू इंटरवीन इन अदर कंट्रीज. सो ब्रेजनेव वाज बेसिकली द फॉरेन पॉलिसी calling for Soviet Union to intervene militarily in countries where Soviet rule was under threat. तो जहाँ पे भी सोवियत यूनियन को लगता था दैट कम्युनिस्ट रूल वाज अंडर थ्रेट वो वहाँ पर इंटरवीन करते थे एंड कम्युनिस्ट रूल को दोबारा से एस्टैब्लिश कर देते थे या स्ट्रेंथन कर देते थे. Some examples of these interventions are the interventions in Czechoslovakia and Afghanistan. तो जब Gorbachev आया, he decided to bring an end to this interventionism. तो जब Gorbachev ने ये reforms introduce किए, तो different sections of society ने इसे different तरह से देखा. That is, there was a divided public opinion. कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल वर सपोर्टिंग दीज रिफॉर्म्स. हाउएवर उनको लगा कि ये रिफॉर्म्स बहुत ही स्लो पेस पे हो रहे हैं. देन देयर वाज अनदर सेक्शन जो इसको सपोर्ट कर रहा था बिकॉज दे थॉट कि इससे उन्हें बेनिफिट्स होंगे, बट दे रियलाइज्ड कि नए सिस्टम से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहे हैं.
Then there was another section which was although supporting these reforms but thought कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं. And finally, there was this section which was totally against these reforms. For example, जो कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स थे, जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएं. तो because of this divided public opinion, Gorbachev lost support from all sides. और ऐसा कहा जाता है that the reforms which he introduced led to the disintegration of USSR. Now let's talk about the last important cause of the disintegration of USSR, which was the rise in nationalism. So one of the most important cause of disintegration of USSR was the rise in nationalism among the republics of USSR. Particularly जो Baltic republics थे, they wanted to be sovereign. Baltic republics basically इन 3 countries को कहा जाता है, that is Estonia, Latvia and Lithuania. तो ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं दे आर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी, जहाँ से इनका ये नाम आया है. देन देर वर अदर कंट्रीज़ लाइक यूक्रेन, जॉर्जिया एंड रशिया विच ऑल्सो वॉन्टेड टू बी सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. दैट इज़ ना तो कोई और कंट्री इनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे और ना ही कोई कंट्री इन्हें एक्सटर्नली रूल करे. देन जो यूएसएसआर का यूरोपियन पार्ट था, यहाँ पे जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी दैट वाज एक्सट्रीमली हाई, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अ कपल ऑफ टाइम्स कि ये जो कंट्रीज थी दे वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम यूएसएसआर. हाउएवर इन केस ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ये नेशनलिज्म की फीलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी. कुछ लोग तो ये भी मानते हैं दैट चाहे गॉर्बाचेव के रिफॉर्म्स होते या ना होते, इट डज नॉट मैटर, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है इट वुड हैव डेफिनेटली लेड टू द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर. बट देन देर इज़ अनदर सेक्शन ऑफ पीपल हु बिलीव कि गॉर्बाचेव के रिफॉर्म्स की वजह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. So all in all, we can say that there were a number of factors at play which resulted in the collapse of USSR. Now let's talk about the consequences of disintegration, that is USSR के collapse के बाद क्या हुआ. तो सबसे पहले because of this disintegration there was an end to the Cold War confrontations. That is पहले जो ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक में confrontations होती थी in the form of proxy wars or regional conflicts, they came to an end. Then because Cold War was all about ideological dispute, तो जब यूएसएसआर disintegrated, this ideological dispute also came to an end. और finally, the world realized that the capitalist model and the idea of liberal democracy is the best. Then, because जो confrontations थी वो ख़त्म हो गई, as a result of which the arms race also came to an end. The second consequence of disintegration was a change in power relations. पावर रिलेशंस का मतलब होता है हाउ इज़ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो अब जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो देयर वर 2 ऑप्शंस दैट वर लेफ्ट. फर्स्ट इज़ दैट आइदर देयर वुड बी अ यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें सिर्फ एक सुपर पावर रूल करेगी विच इज़ यूएसए, or it would lead to the establishment of a multipolar world, that is there would be a number of players which will have power. मल्टीपोलर वर्ल्ड में कोई भी पावर डोमिनेट नहीं करती. But as we see, after 1991, USSR became the sole superpower. USSR की hegemony हो गई थी in the world, that is dominance of USA. And सारी countries US ideology को follow करने लग गई थी, that is countries started adopting the capitalist model and countries started practicing a liberal democracy. अब because all of the countries they wanted to go for a capitalist model, तो जो institutions थे like the World Bank and IMF, that is International Monetary Fund, इनकी importance बढ़ने लग गई because these were the organizations which provided loans to these countries so that they can transition or transform from a communist to a capitalist model. Then finally, the disintegration of USSR saw the emergence of many new countries. तो जो रिपब्लिक्स यूएसएसआर का पार्ट थी वो अब इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन चुकी थी. स्पेसिफिकली वी सी जो बाल्टिक स्टेट्स थी दे बिकेम अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. सम इवन बिकेम अ पार्ट ऑफ नेटो. देन इन द केस ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स
ये भी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, बट दे डिसाइडेड टू हैव क्लोज टाइज विद रशिया. दे ऑल्सो हैड क्लोज टाइज विद चाइना एंड इवन यूएसए. तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अ नंबर ऑफ प्लेयर्स स्टार्टेड टू emerge. So this is all about the consequences of disintegration, and this is all for this video. Thank you so much for watching.